क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहली बात आती है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है। ठीक है, इससे भी पहले, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को समझने से भी पहले सबसे पहले हमको समझना होगा कि भाई एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि एलिमेंट्स को अगर क्लासिफाई किया जा रहा है, यानी क्लासिफिकेशन अगर एलिमेंट्स का किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है। ठीक है, यानी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भाई एलिमेंट्स क्या होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आखिर भाई एलिमेंट को क्लासिफाई किया जा रहा है तो एलिमेंट को क्यों क्लासिफाई किया जा रहा है, यानी व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तीसरी बात आती है कि अगर क्लासिफाई किया जा रहा है तो किस बेसिस पर क्लासिफाई किया जा रहा है, यानी मोड क्या है क्लासिफिकेशन का, यानी उसके बाद हम लोग मोड ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ठीक है अगर क्लासिफाई भी करना पड़ा और एक सही पैटर्न पर भी क्लासिफाई करना पड़ा तो किन किन केमिस्ट ने, किन किन साइंटिस्ट ने, ठीक है, प्रयास किया, किन किन साइंटिस्ट ने अपना अटेम्प्ट किया कि भाई एलिमेंट को अच्छे तरीके से क्लासिफाई किया जाए। यानी हम लोग जो है हिस्टोरिकल अटेम्प्ट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे फाइनल जो क्लासिफिकेशन है जो हम लोग आज के डेट में यूज कर रहे हैं, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, यानी जो हमारा पूरा चैप्टर है ये 5 पार्ट में ये डिवाइडेड है। आप बोल सकते हो कि टोटल जो पूरा चैप्टर हमारा है, यानी जो पूरा टॉपिक है, यानी जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो है ना, ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एलिमेंट से कि भाई एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए एलिमेंट, सबसे पहले बात आती है एलिमेंट की। तो एलिमेंट को भी स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजों के बारे में आपको बताना चाहेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग जो है केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं, है ना, हम लोग जो है अभी क्या स्टडी कर रहे हैं, केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, केमिस्ट्री जो होता है मेनली क्या होता है। ठीक है, केमिस्ट्री में हम लोग मेनली किसके बारे में डील करते हैं, केमिस्ट्री में हम लोग जो होता है मेनली मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट मैटर, पहली बात। अच्छा, हमने पता है कि मैटर को 2 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, यानी मैटर को हम लोग फिजिकली भी क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन एक होता है, और हम लोग केमिकली भी क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी केमिकल क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, यानी मैटर को हम लोग 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अच्छा, फिजिकल भी हम लोग जो है 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक हम लोग क्लासिफाई करते हैं लो एनर्जी बेसिस के आधार पर, ठीक है, और दूसरा हम लोग क्लासिफाई करते हैं हाई एनर्जी बेसिस के बेस पर। ठीक है, हाई एनर्जी बेसिस के आधार पर, ठीक है, क्लासिफाई करते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा, हम लोग जो है फिजिकल के बारे में स्टडी नहीं करेंगे, है ना, हम लोग केवल बात करेंगे केमिकल में। ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग मेनली बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए केमिकली मैटर को, है ना, केमिकली मैटर को 2 भागों में क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, एक होता है आपका प्योर और दूसरा होता है आपका इम्प्योर। ठीक है, प्योर का मतलब क्या होता है, जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, है ना, उनको क्या बोलते हैं, उन सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, प्योर बोलते हैं। और जो एक से अधिक तरह के सब्सटेंसेस से मिलके बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इम्प्योर बोलते हैं। ठीक है, और प्योर आपने पता होगा कि भाई प्योर भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है आपका एलिमेंट, है ना, और दूसरा होता है आपका कंपाउंड। ठीक है, एक होता है आपका एलिमेंट, दूसरा क्या होता है कंपाउंड। ऑल ओके, तो हम लोग जो है इम्प्योर के बारे में भी बात नहीं करेंगे, हम लोग कंपाउंड के बारे में भी बात नहीं करेंगे, हम लोग केवल बात करेंगे एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो अब बात आती है कि भाई एलिमेंट्स क्या होता है। ठीक है, एलिमेंट्स, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो एलिमेंट होता है एक प्योर सबस्टेंस होता है, सबसे पहली बात। ठीक है, एलिमेंट क्या होता है, एक प्योर सबस्टेंस होता है। ठीक है, जिसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, जिसको हम लोग स्प्लिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर डिफाइन करना होगा कि भाई एलिमेंट क्या होता है तो उसको हम लोग इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि एलिमेंट इज अ प्योर सबस्टेंस, है ना, दैट कैन नॉट बी स्प्लिट, जिसको हम लोग जो है स्प्लिट नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी स्प्लिट, जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते, जिसको हम लोग स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, उस तरह का जो प्योर सबस्टेंस होता है, उस तरह के प्योर सबस्टेंस को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। ऑल ओके, अच्छा, ये भी आपने पता होगा कि एलिमेंट को हम लोग 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, एक होता है आपका स्टेबल एलिमेंट, दूसरा होता है आपका अनस्टेबल एलिमेंट। ठीक है, स्टेबल एलिमेंट और दूसरा क्या चीज, अनस्टेबल एलिमेंट। ठीक है, स्टेबल एलिमेंट यानी हम लोग बात कर रहे हैं इनर्ट गैसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं इनर्ट गैसेस की बात कर रहे हैं, या इसको आप नोबल गैस बोलो, है ना, या इसको आप अनरिएक्टिव गैस बोलो। ठीक है, तो हम लोग 2 तरीके से हम लोग एलिमेंट को क्लासिफाई करते हैं, एक होता है स्टेबल एलिमेंट और दूसरा होता है अनस्टेबल एलिमेंट।
ठीक है। और अनस्टेबल एलिमेंट में 3 आते हैं, एक आता है आपका मेटल, ठीक है, दूसरा आता है आपका नॉन मेटल, ठीक है, और तीसरा आता है आपका मेटलॉइड, ठीक है। तो एलिमेंट समझ आ गया होगा आपको, ठीक है, कि एलिमेंट क्या होता है। एक ऐसा प्योर सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। और ओके, एलिमेंट दो तरह के होते हैं, एक स्टेबल एलिमेंट होता है, दूसरा होता है अनस्टेबल एलिमेंट। स्टेबल एलिमेंट को इनर्ट गैस बोलते हैं, नोबल गैस बोलते हैं, या अनरिएक्टिव गैस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपने थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो स्टेबल एलिमेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा कि वैसे एलिमेंट है ना, वैसे एलिमेंट जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है वो फुलफिल होता है उसको बोलते हैं स्टेबल, और जिसका फुलफिल नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनस्टेबल। और अनस्टेबल को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं, एक होता है आपका मेटल, नॉन मेटल, और क्या चीज, मेटलॉइड, ठीक है। चलिए, उम्मीद है यहां तक आपको सारी बातें समझ आ रही होंगी। चलिए हम लोग बात करते हैं एलिमेंट की, ठीक है। तो एलिमेंट तो हमने समझ लिया, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि भाई एलिमेंट की डिस्कवरी। देखिए आज के डेट में 118 से अधिक एलिमेंट्स हैं। अगर एट प्रेजेंट देखा जाए, है ना, अगर एट प्रेजेंट देखा जाए तो आज के डेट में आपका 118 से अधिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले बात आती है कि भाई इन एलिमेंट की शुरुआत कहां से हुई, यानी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि डिस्कवरी कहां से हुई, ठीक है। डिस्कवरी यानी किसकी डिस्कवरी, एलिमेंट्स की डिस्कवरी, यानी डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो एलिमेंट की जो डिस्कवरी हुई करीब 8000 साल पहले स्टार्ट हुई थी, ठीक है। 8000 ईयर्स एगो, यानी जो एलिमेंट की जो डिस्कवरी हुई हुई मतलब, या आप बोलो कि स्टार्ट होना जब शुरू हुआ वो लगभग 8000 साल पहले हुआ, ठीक है। दूसरी बात आती है कि किस प्रकार से हुआ, ठीक है। तो जो पहले के जो लोग थे, है ना, जो पहले के जो लोग थे उन्होंने नोटिस किया क्या कि कुछ खास तरह के रॉक्स, है ना, कुछ खास तरह के रॉक्स को हिट करने पर उन्होंने नोटिस किया, यानी करीब हजारों साल पहले, यानी 8000 साल पहले करीब, ठीक है, जो उस समय के जो लोग थे उन्होंने नोटिस किया क्या कि कुछ खास तरह के रॉक्स, यानी सर्टेन टाइप ऑफ रॉक को हिट करने से, है ना, सर्टेन टाइप ऑफ रॉक्स को हिट करने से कुछ साइनी मटेरियल्स, है ना, कुछ साइनी मटेरियल्स निकल रहे हैं, ठीक है। और इस साइनी मटेरियल्स को, है ना, बोला गया मेटल्स, ठीक है, या अब बोलो एलिमेंट्स बोला गया, ठीक है। स्टार्टिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी जब स्टार्ट हुआ था, यानी जब एलिमेंट की खोज होना स्टार्ट हुआ था, तो आप बोल सकते हो, तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक्सीडेंटली स्टार्ट हुआ था, ठीक है। एलिमेंट का जो डिस्कवरी था वो एक्सीडेंटली स्टार्ट हुआ था। और कब स्टार्ट हुआ था, तो 8000 साल पहले। और किस प्रकार से स्टार्ट हुआ था, तो जो लोग थे उन्होंने नोटिस किया, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिस्कवरी जो होती है वो एक्सीडेंटली ही होती है, ठीक है। तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि भाई कुछ खास तरह के रॉक से उनको हिट करने पर कुछ खास तरह के साइनी मटेरियल्स निकल रहे हैं, और उस साइनी मटेरियल्स को उन्होंने क्या बोला, मेटल्स बोला, ठीक है। या आप ऐसे बोलोगे वो साइनी मटेरियल्स थे उनको हम लोग मेटल्स बोलते हैं। ऑल ओके यहां तक। अच्छा, स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में मेनली 3 मेटल्स या 3 एलिमेंट्स, ठीक है। देखिए मेटल और एलिमेंट, क्योंकि मेटल भी क्या है, एलिमेंट है ना, जो मेटल है वो भी क्या है, एलिमेंट है, तो हम लोग मेटल भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो साइनी मटेरियल्स निकल रहे थे, है ना। तो साइनी मटेरियल्स में मेनली स्टार्टिंग में आप बोल सकते हो 3 एलिमेंट की डिस्कवरी हुई, ठीक है। 3 एलिमेंट की डिस्कवरी हुई या 3 मेटल्स की डिस्कवरी हुई, ठीक है। और वो कौन कौन से थे, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। यानी स्टार्टिंग में आप बोल सकते हो कि जो स्टार्टिंग हुआ डिस्कवरी, एलिमेंट की जो डिस्कवरी होनी स्टार्ट हुई वो 3 एलिमेंट से स्टार्ट हुई, यानी कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। और कैसे, तो रॉक को हिट करने पर उनको साइनी मटेरियल्स मिल रहा था, तो इस तरीके से जो हो एक तरह से स्टार्ट हुआ, ठीक है, एलिमेंट की डिस्कवरी। ऑल ओके यहां तक, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे, है ना, हम लोग बात करेंगे 18th सेंचुरी से, है ना। हम लोग पहले की बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे 18th सेंचुरी से। ऑल ओके यहां तक। देखिए पहला कॉन्सेप्ट हम लोग लिख के यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। देखिए एट द एंड ऑफ, है ना, एट द एंड ऑफ 17th सेंचुरी, एट द एंड ऑफ 17th सेंचुरी, यानी 17वीं शताब्दी के अंत में, ठीक है, 17th सेंचुरी के एंड में ऐसा देखा गया क्या कि केवल, है ना, 31 एलिमेंट्स प्राप्त हो चुके थे, या आप ऐसे बोलो कि 31 एलिमेंट्स की जानकारी या 31 एलिमेंट्स नोन थे, आप ऐसे ही बोल सकते हो, ठीक है, कि एट द एंड ऑफ 17th सेंचुरी, यानी 17वीं शताब्दी के अंत तक, ठीक है, करीब 31 एलिमेंट्स जो थे वो नोन थे, ठीक है, वो थे नोन थे। ऑल ओके यहां तक। अच्छा, जब एलिमेंट की संख्या कम है ना, जब एलिमेंट की संख्या कम है तो हम लोग उसके बारे में डिटेल स्टडी कर सकते हैं कि नहीं। अगर एलिमेंट की संख्या कम है तो उसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक एलिमेंट जो है ना, एक एलिमेंट से इनुमरेबल कंपाउंड्स बन सकते हैं। इनुमरेबल यानी अनगिनत कंपाउंड बन सकते हैं,
ठीक है। तो जब एलिमेंट की संख्या कम होगी, है ना, जब एलिमेंट की संख्या जब कम होगी तो ऑब्वियस है कि कंपाउंड की जो संख्या होगी, यानी जो कंपाउंड फॉर्मेशन जो होगा वो भी क्या होगा, काफी कम होगा। ठीक है। तो शुरू में यानी स्टार्टिंग में जो एलिमेंट की संख्या काफी कम थी, है ना, एलिमेंट की संख्या क्या थी, काफी कम थी। ठीक है। तो जब काफी संख्या कम थी तो एलिमेंट को स्टडी करना, यानी एलिमेंट को डिटेल स्टडी करना कि भाई एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उसका बिहेवियर क्या है ना, तो उसको स्टडी करना। अब बोल सकते हो इस प्रकार से कि एलिमेंट की केमिस्ट्री को स्टडी करना, है ना, एलिमेंट की केमिस्ट्री को स्टडी करना काफी आसान था। ठीक है। और उसके साथ साथ उससे जितने भी कंपाउंड्स बन रहे थे, यानी वो जो भी नोन एलिमेंट्स थे ऑन दैट टाइम, यानी एट द एंड ऑफ 17th सेंचुरी, जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उनका जो उनसे जो कंपाउंड बन रहे थे उनको भी स्टडी करना काफी आसान था, क्योंकि नंबर कम था। ऑल ओके। अच्छा, जैसे जैसे समय बीतता गया, है ना, जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे आपका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स या जो एलिमेंट की डिस्कवरी होने लगी वो तेज होने लगी। ठीक है। देखिए पहले क्या था, पहले जो है उतने इक्विपमेंट्स डेवलप नहीं थे, साइंस उतना डेवलप नहीं था, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया तो वैसे वैसे क्या हो गया, आपके नए नए डिवाइसेस, नए नए टेक्निक डेवलप हुए, और जो एलिमेंट का जो आपका जो डिस्कवरी का जो रेट था वो तेज होने लगा। यानी आप बोल सकते हो सेकेंड पॉइंट में अगर इसको लिखा जाए तो 1800 से, है ना, यानी 1800 से 1869 के बीच, यानी 1800 से 1869 के बीच ये जो संख्या थी आपकी, यानी जो 31 जो 31 जो एलिमेंट था वो लगभग डबल हो गया, यानी 63 एलिमेंट्स हो चुके थे। ठीक है। यानी 17वीं शताब्दी के अंत में जो एलिमेंट की संख्या थी करीब कितनी थी, 31 थी। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे साइंस डेवलप हुआ, जैसे जैसे नए नए टेक्निक डेवलप हुए, जैसे जैसे नए नए सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस डेवलप हुए, वैसे वैसे एलिमेंट का जो डिस्कवरी का जो रेट था वो काफी तेज हो गया। ठीक है। तो सेकेंड हम लोग इस प्रकार से बोल सकते हैं कि 1800 से 1869 के बीच जो है एलिमेंट की जो संख्या है 63 हो गई। ठीक है। स्टार्टिंग में जब हमने पॉइंट 1 लिखा था तो उस समय एलिमेंट की संख्या काफी कम थी, तो जब एलिमेंट की संख्या काफी कम थी तो उनको स्टडी करना, है ना, उनको स्टडी करना काफी आसान था, है कि नहीं, उनको स्टडी करना, उनकी केमिस्ट्री को स्टडी करना, उनके कंपाउंड्स को स्टडी करना काफी आसान था। ठीक है। लेकिन अब देख रहे हो कि भाई एलिमेंट की संख्या बढ़ रही है, यानी एज टाइम पासेज अवे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपका इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियस है कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीज हो गया तो इनको स्टडी करना, इंडिविजुअली स्टडी करना, ठीक है, काफी मुश्किल हो जाएगा, काफी समस्या आएंगी, काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है। इंडिविजुअली स्टडी करना क्या है, काफी समय लग जाएगा। ठीक है। और एट प्रेजेंट अगर देखो तो एट प्रेजेंट जो है आपका करीब 118 एलिमेंट्स, 118 से भी अधिक एलिमेंट्स है। ठीक है। 118 से भी क्या चाहिए, अधिक एलिमेंट्स है। तो कहने का मेरा मतलब सिंपल सा है कि स्टार्टिंग में एलिमेंट की संख्या कम थी, जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे एलिमेंट की संख्या बढ़ती गई। तो जब एलिमेंट की संख्या जब बढ़ रही है ना, तो उस समय जो है इंडिविजुअली केमिस्ट्री स्टडी करना, केमिस्ट्री स्टडी करने का मतलब ये हुआ कि केमिस्ट्री यानी कंपोजिशन, है ना। देखिए अगर केमिस्ट्री आपको नहीं समझ आ रहा है तो केमिस्ट्री को स्टडी करना इट मींस कंपोजिशन को स्टडी करना, है ना, कंपोजिशन को स्टडी करना, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करना, ठीक है, उसके बिहेवियर को स्टडी करना, है ना, उसके इंटरेक्शन को स्टडी करना, मतलब उसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेना ही कहा जाता है केमिस्ट्री स्टडी करना। ठीक है। तो शुरू में एलिमेंट की संख्या कम थी तो आसानी था स्टडी करना, केमिस्ट्री स्टडी करना काफी आसान था। लेकिन जैसे जैसे नंबर बढ़ने लगा एलिमेंट का तो भाई काफी प्रॉब्लम आने लगा। तो जितने भी केमिस्ट थे, ठीक है, जितने भी केमिस्ट थे, केमिस्ट यानी जो केमिस्ट्री पे रिसर्च करते हैं, जितने भी केमिस्ट थे उन्होंने क्या करा, एक कॉमन सजेशन तैयार किया या कॉमन सजेशन दिया कि भाई एलिमेंट को क्या किया जाए, क्लासिफाई किया जाए। यानी इस तरीके से आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की शुरुआत होती है। ठीक है। इस तरीके से जो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की शुरुआत होती है। ऑल ओके यहां तक। तो सबसे पहला प्रश्न आता है व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट, है ना। सबसे पहला प्रश्न आता है कि व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट, भाई हमको क्लासिफाई करने की आवश्यकता क्या है, क्यों हम लोग क्लासिफाई करेंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि भाई मेन रीजन है, ठीक है, मेन रीजन है कि भाई हमको डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि अगर एलिमेंट की संख्या बढ़ जाएगी तो डिटेल में स्टडी करना काफी मुश्किल होगा। तो इसका सिंपल सा अगर आंसर लिखा जाए तो हम लोग सिंपल तरीके से बोल सकते हैं टू स्टडी, ठीक है, टू स्टडी द डिटेल केमिस्ट्री ऑफ एन इंडिविजुअल एलिमेंट। यानी आप इसको सिंपल तरीके से बोल सकते हो कि टू स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ ऑल एलिमेंट्स या इंडिविजुअल एलिमेंट्स। ठीक है। टू स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स, यानी जितने भी एलिमेंट हैं इंडिविजुअल एलिमेंट, उनकी केमिस्ट्री को स्टडी करने के लिए, उनकी केमिस्ट्री को स्टडी करने के लिए क्या किया गया,
एलिमेंट को क्लासिफाई करने के बारे में सोचा गया। ऑल ओके यहां तक? ठीक है, फिर से एलिमेंट को क्या करने के लिए, डिटेल स्टडी करने के लिए। अच्छा, एलिमेंट के साथ साथ, है ना, एलिमेंट के साथ साथ उससे जितने भी कंपाउंड्स बन रहे थे उनके बारे में भी स्टडी करने के बारे में सोचा गया, और इस प्रकार से ये डिसीजन लिया गया कि भाई एलिमेंट को क्लासिफाई करना पड़ेगा या करना चाहिए। ऑल ओके यहां तक? तो हमने दो प्रश्नों का उत्तर देख लिया, दो पॉइंट को हमने समझ लिया। एक हमने समझ लिया एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है, कि भाई एलिमेंट की डिस्कवरी कब स्टार्ट हुई, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि भाई एलिमेंट की डिस्कवरी करीब 8000 ईयर्स एगो स्टार्ट हुई, ठीक है। और एलिमेंट की जो संख्या है डे पर डे बढ़ती गई, ठीक है, डे पर डे क्या हो गई, बढ़ती गई। तो अगर इसका आप क्रोनोलॉजी देखोगे, है ना, अगर आप एलिमेंट्स की क्रोनोलॉजी को अगर आप देखोगे, यानी क्रोनोलॉजी का मतलब ये हुआ कि भाई कितने साल में कितने एलिमेंट्स डेवलप हुए, ठीक है। अगर आप एलिमेंट्स की क्रोनोलॉजी यानी अगर इसका आप ग्राफ प्लॉट करोगे ईयर के साथ, तो अगर मान लो कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया। मान लो कि हम लोग 17वीं शताब्दी से देख रहे हैं, यानी एट द एंड ऑफ 17th सेंचुरी से अगर देखा जाए, तो मान लो कि हो गया 1750 यहाँ पे, ये मान लो कि 1800 हो गया, ये 1850 हो गया, ये मान लो कि 1900 हो गया, ठीक है, ये मान लो 1950 हो गया, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपके, है ना, स्टार्टिंग में एलिमेंट की संख्या काफी कम थी, मान लो कि यहाँ पे 30 था। फिर आपकी एलिमेंट की संख्या बढ़ती गई है कि नहीं, एलिमेंट की संख्या क्या होगी, बढ़ती गई। यानी ये जो ग्राफ है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता गया, यानी भाई आपका ग्राफ ही चलते गया, है ना। तो अगर आप बोल सकते हो कि भाई जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे जो एलिमेंट्स का जो खोज हुआ वो होते गया, ठीक है। तो जब एलिमेंट का खोज होते गया तो भाई समस्या आने लगी कि भाई कैसे डिटेल में स्टडी किया जाए, तो उसके लिए क्या किया गया, एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया, ठीक है। उम्मीद है आपको यहां तक सारी बातें समझ आ रही होंगी। देखिए ये जो है हमने यहाँ पे जो ग्राफ प्लॉट किया, ये जो है आपका क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट डिस्कवर्ड, ये उसकी बात होगी, ठीक है। ये इंडिकेट कर रहा है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या चीज डिस्कवर्ड, ठीक है। ये जो है आपका ईयर है, ठीक है, ईयर गैप आप या ईयर बोलो, ठीक है। यानी बढ़ते गया आपका, जैसे जैसे समय बीतता गया आपका जो ग्राफ है, मतलब आप बोल सकते हो कि जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे एलिमेंट की जो डिस्कवरी हुई वो तेज होती गई। चलिए यहां तक तो समझ आ गया होगा आपको। अब बात आती है कि भाई ठीक है आप क्लासिफाई करो, ठीक है, क्लासिफाई करो, लेकिन किस बेसिस पर क्लासिफाई करो, यानी बेसिस क्या था। आप इसको ऐसे बोलो कि व्हाट इज द मोड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। मोड क्या था कि भाई अब ठीक है क्लासिफाई कर रहे हो, लेकिन उसका मोड क्या है, ठीक है, यानी किस बेसिस पर आप क्लासिफाई कर रहे हो, ठीक है। तो जितने भी केमिस्ट थे ऑन दैट टाइम, है ना, जितने भी केमिस्ट थे ऑन दैट टाइम, तो उन्होंने एक डिसीजन लिया, एक कॉमन डिसीजन लिया, और उन्होंने ये नोटिस किया क्या कि अगर, है ना, अगर हम लोग वैसे एलिमेंट को, है ना, वैसे एलिमेंट को एक साथ कर देते हैं जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, ठीक है, वैसे एलिमेंट जिन उन मतलब एलिमेंट को हम लोग एक तरह से क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और उन एलिमेंट को एक साथ प्लेस कर देते हैं जिनकी प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो सिंपल तरीके से बोल सकते हैं कि सब जितने भी केमिस्ट थे ऑन दैट टाइम उनका एक बेसिक मोड था, यानी मोड ऑफ क्लासिफिकेशन था क्या उनका, कि भाई एलिमेंट को इस प्रकार से प्लेस किया जाए, जितने भी नॉन एलिमेंट्स है, फिर से जितने भी नॉन एलिमेंट है उसको इस प्रकार से प्लेस किया जाए कि जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं या वैसे एलिमेंट्स, है ना, एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, है ना, एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी, यानी वैसे एलिमेंट जिसकी प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, लाइज टुगेदर, यानी वो साथ में आ जाए, ठीक है। जितने भी एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर है, वो क्या आ जाए, साथ में आ जाए। जबकि वाइल अदर जो है, यानी मतलब वैसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है ना, वो अलग अलग हो जाए। वाइल एलिमेंट्स हैविंग डिसिमिलर प्रॉपर्टी, वाइल एलिमेंट्स हैविंग, ठीक है, वाइल एलिमेंट्स हैविंग डिसिमिलर प्रॉपर्टी, यानी जिनकी प्रॉपर्टी अलग है ना, वाइल एलिमेंट्स हैविंग डिसिमिलर प्रॉपर्टीज गेट सेपरेटेड, ठीक है, वो अलग अलग हो जाए। तो ये इनका जो था ना, प्रॉपर्टीज गेट क्या चीज, सेपरेटेड, तो ये इनका मोटो था, ये इनका मोड ऑफ क्लासिफिकेशन था, ठीक है। किसका मोड ऑफ क्लासिफिकेशन था, तो ऑन दैट टाइम जितने भी केमिस्ट थे, ठीक है। उम्मीद है आपको यहां तक समझ आ गया होगा कि भाई एलिमेंट क्या होता है, यानी एलिमेंट की डिस्कवरी कैसे स्टार्ट हुई, एलिमेंट को क्यों क्लासिफाई किया गया ये भी आपको समझ आ गया होगा, और मोड ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था कि भाई किस बेसिस पर क्लासिफाई किया गया। तो फिर से जितने भी एलिमेंट है उन्हें क्लासिफाई करने का एक बेसिस, एक कॉमन बेसिस था, एक कॉमन मोड था कि भाई वैसे एलिमेंट को साथ रखो जिनकी प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर है, और वैसे एलिमेंट को अलग अलग कर दो जिनकी प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है, यानी डिसिमिलर प्रॉपर्टी को अलग अलग कर दो, जबकि जो सिमिलर प्रॉपर्टी है उनको एक साथ रख दो। तो ये कॉमन सात तरीका अपनाया गया। चलिए यहां तक उम्मीद आपको समझ आ गई हो गई। चलिए अब देखिए, अब ये जो कॉन्सेप्ट आया, ठीक है भाई, अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट 4 की, ठीक है। तो जैसे ही ये कॉन्सेप्ट आया कि भाई आप इस तरीके से अरेंज करोगे, यानी जो वैसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम है उनको आप एक साथ रख दो, जिनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है उनको आप अलग अलग कर दो, यानी सेपरेट कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से यानी आप बोल सकते हो कि ये जो मोड ऑफ क्लासिफिकेशन था आपका,
ठीक है, ये जो आपका मोड ऑफ क्या था, क्लासिफिकेशन था, यहाँ पे दो तीन एस हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ जो आपका मोड ऑफ क्लासिफिकेशन था, इसके थ्रू एक नया कॉन्सेप्ट जनरेट होता है। यानी मोड ऑफ क्लासिफिकेशन तो ठीक है, समझ आ गया। अब इसके थ्रू एक नया कॉन्सेप्ट जनरेट हो जाता है, आप ऐसे बोलो एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, और उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि पीरियोडिक टेबल की शुरुआत जो हुई, ठीक है, वो मोड ऑफ क्लासिफिकेशन से हुई। ठीक है, कि भाई मोड ऑफ क्लासिफिकेशन के थ्रू आप बोल सकते हो कि पीरियोडिक टेबल की शुरुआत हुई। और ओके यहां तक। अच्छा, अब बात आती है कि भाई पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो टेबल आपको समझ आ रहा होगा, भाई टेबल होता है नॉर्मल। ठीक है, लेकिन टेबल में कौन सा टेबल, ये भी ध्यान दीजिएगा। टेबल यानी हम लोग बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर टेबल की बात कर रहे हैं। ठीक है, टेबल यानी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर टेबल की बात कर रहे हैं, यानी इस तरह का टेबल, ये रेक्टेंगुलर टेबल की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, पीरियोडिक यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है। पीरियोडिक का मतलब होता है रेपिटेशन। ठीक है, अगर पीरियोडिक का मतलब देखा जाए तो पीरियोडिक का मतलब होता है आपका रेपिटेशन, यानी रिपीट होना। अरे बात समझ में, रिपीट होना, स्पेलिंग यहाँ पे हमने गलत लिख दिया है। तो पीरियोडिक का मतलब होता है क्या चीज, रिपीटेशन। ठीक है, रिपीट होना। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल अगर आपसे कोई पूछता है कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है, तो हम लोग बता सकते हैं कि भाई पीरियोडिक टेबल क्या होता है, एक ऐसा टेबल होता है। ठीक है, एक ऐसा क्या होता है, टेबल होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। ठीक है, इसको आपको हम लिख के दिखाते हैं। ठीक है, देखिए पीरियोडिक टेबल क्या होता है, इन शॉर्ट में उसको बोल सकते हैं पीटी, है ना। पीरियोडिक टेबल क्या होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल एक तरह से क्या होता है, एक ऐसा टेबल होता है, एक रेक्टेंगुलर टेबल होता है। हम लोग उसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल इज अ रेक्टेंगुलर टेबल। ठीक है, इज अ रेक्टेंगुलर टेबल इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज। अच्छा, कौन से एलिमेंट, जो नॉन एलिमेंट्स होंगे उन्हीं को ना अरेंज करेंगे, है कि नहीं। पीरियोडिक टेबल इज अ रेक्टेंगुलर टेबल इन विच ऑल नोन एलिमेंट्स, ठीक है, ऑल नोन एलिमेंट्स वेयर अरेंज्ड। ठीक है, वेयर ऑल रेक्टेंगुलर टेबल इन विच ऑल नोन एलिमेंट्स वेयर क्या चीज, अरेंज्ड। ठीक है, अरेंज करा गया है। ठीक है, और किस प्रकार से अरेंज किया गया, ठीक है, अरेंज तो किया गया, लेकिन किस प्रकार से, वेयर अरेंज इन सच अ वे दैट, इस प्रकार से अरेंज किया गया है, अरेंज इन सच अ वे दैट, कि भाई जो वैसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम हो वो साथ में आ जाए। ठीक है, इन सच अ वे दैट कि एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज लाइज टुगेदर। ठीक है, एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज लाइज टुगेदर। ठीक है, एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज लाइज क्या चीज, टुगेदर। तो ये जो यहां से आप बोल सकते हो, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से इस नए टर्म की शुरुआत हुई, यानी पीरियोडिक टेबल की शुरुआत हुई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया कि भाई पीरियोडिक टेबल क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर टेबल होता है। ठीक है, इन विच ऑल द नोन एलिमेंट्स वेर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट, ठीक है, इन सच अ वे दैट, यहाँ पे दैट होगा, एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, है ना, एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज लाइज व्हाट, टुगेदर। ठीक है, देखो नाम से क्लियर है, पीरियोडिक यानी रेपिटेशन, है ना, रेपिटेशन यानी प्रॉपर्टी रिपीट हो, एक सर्टेन इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी क्या हो, रिपीट हो। तो इस तरह से जो है एक पीरियोडिक टेबल की शुरुआत हुई। ठीक है, अच्छा, इसके बहुत सारे फायदे भी हुए, यानी जब क्लासिफिकेशन की जब बात हुई कि भाई एलिमेंट को क्लासिफाई करना चाहिए और ये बेसिस पर क्लासिफाई करना चाहिए। ठीक है, तो इससे एक तरह से शुरुआत किसकी हो गई, एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आ गया, कौन सा टेबल, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अच्छा, अब ये जो पीरियोडिक टेबल निकल के आया, है ना, तो हमने यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग किया, रेक्टेंगुलर टेबल। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में ये नहीं, ये कॉमन कॉन्सेप्ट नहीं था, यानी रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, स्टार्टिंग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आए, यानी बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए, किसको किसको लेकर अटेम्प्ट किए गए कि भाई एलिमेंट को क्लासिफाई किया जाए। ठीक है, लेकिन सबका मोटो यानी सबका टारगेट एक ही था, क्या टारगेट था कि भाई एलिमेंट को क्लासिफाई करना है, ताकि भाई जो उसको स्टडी करना काफी आसान हो जाए, यानी उसको इस प्रकार से स्टडी करो कि वैसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सेम हो वो साथ में आ जाए। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल हमने यहाँ पे आपको बताया कि भाई रेक्टेंगुलर है, लेकिन जरूरी नहीं कि रेक्टेंगुलर है, बहुत सारे आपको सिलेंड्रिकल पीरियोडिक टेबल भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे हमने आपको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जैसे एक जियोलॉजिस्ट है, ठीक है, केमिस्ट्री में जियोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था ए ई बी डी, है ना, ए ई बी डी चैनकॉटियस, ए ई बी डी चैनकॉटियस। ठीक है, इन्होंने भी एक टेबल तैयार किया था, इन्होंने भी एक पीरियोडिक टेबल तैयार किया था। ठीक है, लेकिन इनका जो पीरियोडिक टेबल था वो सिलेंड्रिकल था। तो पीरियोडिक टेबल का मतलब आप ऐसे समझो कि भाई पीरियोडिक यानी क्या चीज, रेपिटेशन, एक ऐसा टेबल जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। ठीक है, जिसमें वैसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम है वो साथ में है, और जिनकी प्रॉपर्टी अलग डिफरेंट है वो अलग अलग है। ठीक है, आप उसको इस प्रकार से अभी समझो, और ओके यहां तक। चलिए, अब इसके बहुत सारे फायदे भी हुए, यानी पीरियोडिक टेबल का जब कॉन्सेप्ट आया, तो जितने भी केमिस्ट थे उन्होंने ये भी नोटिस किया कि अगर हम लोग जो है जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर उसको हम लोग इस तरीके से अरेंज कर देते हैं,
ठीक है, किस तरीके से अरेंज कर देते हैं कि भाई वैसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम है उनको हम लोग साथ में रख देते हैं, यानी साथ में प्लेस कर देते हैं। तो उससे जो है बहुत सारी चीजें भी, ठीक है, बहुत सारी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। जैसे उसके थ्रू अगर आप अरेंज कर देते हो, यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको आप क्या करते हो, अरेंज कर देते हो। और कैसे अरेंज कर देते हो कि भाई वैसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम है वो साथ में आएंगी, जिनकी प्रॉपर्टी है डिफरेंट है वो अलग अलग हो जाएंगे। तो इससे उन्होंने बताया, केमिस्ट ने नोटिस किया कि भाई इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। क्या 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 फायदे हैं? तो इसके थ्रू जब आप अरेंज कर लोगे, है ना, जब आप अरेंज कर लोगे तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, एलिमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हो। यानी आप एलिमेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हो कि भाई अगला एलिमेंट क्या हो सकता है। ठीक है, अगला एलिमेंट यानी उसके बाद जो है, मान लो कि आपने चार को अरेंज कर दिया, 1 2 3 4 को आपने अरेंज कर दिया। ठीक है, चारों की प्रॉपर्टी सिमिलर है और चारों को आपने एक तरीके से एक जगह अरेंज कर दिया। तो उन्होंने बताया, केमिस्ट ने बताया कि भाई आप पांचवा एलिमेंट क्या होगा और उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी उसको भी आप गेस कर सकते हो। कब? आप जब अरेंज कर दोगे तब। ठीक है, यानी टू प्रिडिक्ट एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, टू प्रिडिक्ट एलिमेंट्स एंड देयर व्हाट प्रॉपर्टीज। आ रही बात समझ में? ठीक है, अच्छा, इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे क्या है, फायदे हैं। ठीक है, कि भाई एक तो समझ आ गया आपको कि भाई अगर हम लोग अरेंज कर देते हैं, है ना, अगर हम लोग क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं, तो हम लोग जो एलिमेंट्स, जो नए एलिमेंट्स हैं या जो एलिमेंट्स नहीं है, जो खोज जिन एलिमेंट का खोज नहीं हुआ है उनकी हम लोग प्रॉपर्टी गेस कर सकते हो। हम लोग एलिमेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई भविष्य में कौन सा एलिमेंट वैसा खोज होगा या उसकी प्रॉपर्टी इन चारों के जैसे होगी। ठीक है, चलिए, तो हो गई बात, क्लासिफिकेशन की बात हो गई, और क्यों क्लासिफाई किया गया इसकी बात हो गई, एलिमेंट की बात हो गई, और आपने थोड़ा बहुत जो है पीरियोडिक टेबल के बारे में भी जान लिया। और ओके, तो ये टारगेट लेके, है ना, कि भाई ये किया जाए, इस प्रकार से किया जाए, एलिमेंट को क्लासिफाई किया जाए, है ना, एलिमेंट को क्लासिफाई किया जाए ताकि वैसे एलिमेंट जो साथ, जिनकी प्रॉपर्टी सेम है वो साथ में आ जाए, है ना। और अगर अरेंज हो जाता है, अगर सक्सेसफुल हो जाता है अरेंजमेंट, अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो हम लोग बहुत सारे एलिमेंट की डिस्कवरी भी कर सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी हम लोग क्या कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं, है ना। तो इन सब प्रश्नों को, ठीक है, इन सब क्वेश्चंस दिमाग में लेके जितने भी साइंटिस्ट थे, जितने भी केमिस्ट थे ऑन दैट टाइम, उन्होंने अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उन्होंने क्या करना, अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया। आ रही बात समझ में? अटेम्प्ट यानी सबने प्रयास करना शुरू कर दिया कि भाई ठीक है, ये तो फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं। अगर हम लोग क्लासिफाई करते हैं तो हम लोग, पहली बात तो हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, हम लोग जितने भी एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी को हम लोग स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, क्या फायदा? सबसे पहला कि हम लोग क्या कर सकते हैं, टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट इंडिविजुअली। सबसे पहला तो ये फायदा है ना, टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टी यहाँ पे आप केमिस्ट्री भी लिख सकते हो, है ना, केमिस्ट्री भी, टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इंडिविजुअली। एक तो ये फायदा हो गया। ठीक है, एक हो गया आपका ये फायदा। दूसरा फायदा ये होगा कि भाई आप बहुत सारे कंपाउंड्स, यानी इससे रिलेटेड, है ना, इस एलिमेंट से रिलेटेड बहुत सारे कंपाउंड के बारे में भी स्टडी कर सकते हो आप। ठीक है, स्टडी क्या कर सकते हो, कंपाउंड, जो कंपाउंड इनसे बनेंगे, जो एलिमेंट से कंपाउंड बनेंगे, आप इनके बारे में भी स्टडी कर सकते हो। इसके अलावा क्या हमने समझा कि भाई एलिमेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई भविष्य में कौन सा एलिमेंट खोज हो सकता है, यानी एलिमेंट्स को प्रिडिक्ट, है ना, यानी एलिमेंट्स के प्रिडिक्शन के बारे में। अच्छा, इसके साथ साथ बहुत सारे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी नहीं पता थी, है ना, बहुत सारे एलिमेंट वैसे भी थे जिनकी प्रॉपर्टी नहीं पता थी, तो उनकी प्रॉपर्टी को गेस करना या उनकी प्रॉपर्टी के बारे में पता चल सकता था। किसके थ्रू? क्लासिफिकेशन के थ्रू। तो इसीलिए भाई क्लासिफिकेशन शुरू हो गया, और क्लासिफिकेशन जब शुरू हुआ तो बहुत लोगों ने प्रयास किया। यानी अब हम लोग बात करने वाले हैं कि किसने कौन कौन से अटेम्प्ट किए, यानी कौन कौन से फेमस अटेम्प्ट हुए। देखिए, अटेम्प्ट बहुत सारे हुए, लेकिन हम लोग जो है, जो फेमस है, हम लोग उन्हीं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यानी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखिए, हम लोग पहले सबसे पहले ये समझ लेना आप कि हम लोग बात करने क्या जा रहे हैं, यानी हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि भाई कौन कौन से अटेम्प्ट किए गए। ठीक है, यानी क्लासिफिकेशन तो ठीक है, क्लासिफिकेशन होना चाहिए, क्लासिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन कौन कौन से, किसने किसने क्लासिफाई किया, आप ऐसे समझो, किसने किसने क्या किया, क्लासिफाई किया। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं हिस्टोरिकल, ठीक है, हिस्टोरिकल अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, हिस्टोरिकल अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। और ओके ना, हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, ये तो हमको समझ आ गया कि भाई क्लासिफाई करोगे तो बहुत फायदा है ना। तो जितने भी उस समय के जो केमिस्ट थे उन्होंने क्या करा, अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहला अटेम्प्ट अगर देखा जाए, ठीक है, सबसे पहला अटेम्प्ट अगर देखा जाए तो सबसे पहला अटेम्प्ट एंटोनी लेवोजर ने किया।
ठीक है, सबसे पहले एंटोनी लेवोजर ने क्या किया, क्लासिफाई करने की कोशिश की, यानी ऑन दैट टाइम जितने भी एलिमेंट्स थे, है ना, ऑन दैट टाइम जितने भी एलिमेंट्स थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उसको क्लासिफाई करने की कोशिश की। ठीक है, अच्छा, तो उन्होंने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स थे, ठीक है, ऑन दैट टाइम जितने भी एलिमेंट्स थे, उसको उन्होंने दो पार्ट में, दो भागों में क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, एक को उन्होंने बोला मेटल और एक को उन्होंने बोला व्हाट, नॉन मेटल। ठीक है, अब बात आती है कि भाई उन्होंने मेटल और नॉन मेटल में क्यों क्लासिफाई किया, यानी फर्स्ट क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन किसने किया था, एंटोनी लेवोजर ने किया था। ऑल ओके ना, तो उन्होंने कैसे क्लासिफाई किया था, जितने भी नोन एलिमेंट्स थे ऑन दैट टाइम, यानी एंटोनी लेवोजर जब काम कर रहे थे इस प्रोजेक्ट पे कि भाई एलिमेंट को क्लासिफाई किया जाए, ठीक है, तो उस समय जो थे जितने भी उनके पास एलिमेंट थे उसको उन्होंने क्या किया, दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, एक मेटल में, दूसरा क्या चीज, नॉन मेटल में। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि भाई उन्होंने एक कॉमन प्रॉपर्टी देखी, वो क्या था कि भाई जितने भी एलिमेंट्स ऑन दैट टाइम अवेलेबल थे, ठीक है, तो उसमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज थी, उसमें क्या थी, कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज थी, जैसे, ठीक है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट उनको हार्ड लगे, है ना, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट उनको क्या लगे, हार्ड लगे, डक्टाइल लगे, है ना, मेलिएबल लगे, तो कुछ बेसिस पे, है ना, कुछ प्रॉपर्टीज के बेसिस पर उन्होंने क्या कर दिया, है ना, उन्होंने पूरा स्टडी नहीं किया, उन्होंने कुछ बेसिक प्रॉपर्टी को लेके उन्होंने क्या करा, क्लासिफाई कर दिया कि भाई एलिमेंट दो तरह के होते हैं, एक मेटल, दूसरा क्या चीज, नॉन मेटल। ठीक है, लेकिन इनका जो कॉन्सेप्ट था, यानी इन्होंने जो क्लासिफाई करने की जो कोशिश की, है ना, इनको उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिला। ठीक है, क्यों नहीं मिला, ये भी एक प्रश्न उठता है कि क्यों नहीं मिला। तो आप बोल सकते हो एक तरह से इनको, इनका जो कॉन्सेप्ट उसको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, अब क्यों रिजेक्ट कर दिया गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि उन समय के जो केमिस्ट थे उनको ऐसा लग रहा था, उनको ऐसा फील हुआ कि भाई इन बेसिस पर, यानी इन चार पांच प्रॉपर्टी के बेसिस पर आप एलिमेंट को क्लासिफाई नहीं कर सकते, है ना, इन चार पांच प्रॉपर्टी के बेसिस पर आप एलिमेंट को क्लासिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के अलावा भी, है ना, मेटल और नॉन मेटल के अलावा भी बहुत सारे, बहुत तरह के एलिमेंट पॉसिबल हैं, ये ऐसा लग रहा था ऑन दैट टाइम, उस समय के जो केमिस्ट थे उनको ऐसा लग रहा था। ठीक है, तो इसीलिए इनका जो कॉन्सेप्ट था इसको आप बोल सकते हो कि रिजेक्ट कर दिया गया, या आप ऐसे बोलो कि भाई उतना इंपॉर्टेंस इनको नहीं मिला। ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो भाई सबसे पहला जो क्रेडिट, ठीक है, सबसे पहला जो क्रेडिट है इन्हीं को जाता है, एंटोनी लेवोजर को जाता है। ऑल ओके यहां तक। अच्छा, एंटोनी लेवोजर से भी अगर आप पहले देखोगे ना, अगर इनसे भी पहले देखोगे आप, तो एक केमिस्ट का नाम आता है, ठीक है, जिनका नाम है हक्सले, HUXLEY। ठीक है, एंटोनी लेवोजर से भी अगर पहले देखा जाए तो हक्सले का नाम आता है कि हक्सले ने जो थे सबसे पहले क्या करा, क्लासिफाई करा। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्लासिफाई नहीं किया, इन्होंने बताया कि भाई क्लासिफाई का ये तरीका होता है, मतलब इस तरीके से हम लोग क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हरी बात समझ, यानी आप ऐसे बोल सकते हो कि हक्सले ने क्या किया, मेंशन किया, ठीक है, ऑन दैट टाइम जितने भी केमिस्ट थे उन्होंने भाई मेंशन किया कि भाई आप एटॉमिक वेट के बेसिस पर, है ना, आप जो है एटॉमिक वेट के बेसिस पर आप क्या करो, क्लासिफाई करने की कोशिश करो। ठीक है, एटॉमिक वेट के साथ साथ इन्होंने बताया था कि आप फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, ये फिजिकल है और फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर और आप केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर आप क्लासिफाई करने की कोशिश करो। यानी हक्सले ने क्या करा था, गाइड किया था, एक तरह से बोल सकते हो, मेंशन से अच्छा यहाँ पे बोलो उन्होंने गाइड किया था। ठीक है, जितने भी केमिस्ट थे उन्होंने सजेस्ट किया था कि भाई अगर हमको क्लासिफिकेशन ही करना है तो हम लोग जो है कुछ बेसिक प्रॉपर्टी के आधार पे, यानी हम लोग एटॉमिक वेट के आधार पे, है ना, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे क्लासिफिकेशन आप स्टार्ट करो। ठीक है, तो हक्सले ने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। ऑल ओके, लेकिन स्टार्टिंग आप बोल सकते हो भाई किसने किया था, तो एंटोनी लेवोजर ने किया था। तो उम्मीद आपको एंटोनी लेवोजर वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट रिजेक्ट हो गया। ऑल ओके यहां तक। अच्छा, अब बात आती है कि भाई इसके बाद किसने क्लासिफाई किया, यानी इसके बाद किसने अटेम्प्ट किया। ठीक है, तो इसके बाद एंट्री होती है एक जर्मन, ठीक है, इसके बाद एक एंट्री होती है एक जर्मन साइंटिस्ट की। ठीक है, यहाँ पे हम लोग साइंटिस्ट, साइंटिस्ट से अच्छा हम लोग यहाँ पे केमिस्ट बोलेंगे। ठीक है, अब एंट्री होती है एक जर्मन साइंटिस्ट की या जर्मन केमिस्ट की। ठीक है, और इनकी एंट्री होती है 1817 में, यानी 1817 में इनकी एंट्री होती है। ऑल ओके यहाँ तक। तो इन्होंने क्या किया, ठीक है, इन्होंने क्या किया, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनका नाम जान लेते हैं। भाई जर्मन साइंटिस्ट थे, यानी जर्मन केमिस्ट थे, 1817 में इन्होंने अपना अटेम्प्ट दिया। ठीक है, तो इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था जॉनन। ठीक है, यहाँ पे इनका नाम अगर लिखा जाए तो जॉनन इनका नाम था, जॉनन डुबर्नियर।
ठीक है, जॉनन डुबर्नियर इनका नाम था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, 1817 में एक नया कॉन्सेप्ट के थ्रू क्लासिफाई करने की कोशिश की। और ओके ना, तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया कि इनके टाइम में जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल थे, ठीक है, और इनके टाइम में, है ना, यानी 1817 की अगर बात किया जाए, यानी इनके टाइम में, ठीक है, 31 एलिमेंट्स नोन थे। ठीक है, 31 एलिमेंट्स जो थे आपके नोन थे, यानी 31 एलिमेंट्स के बारे में इनको जानकारी थी। और ओके, तो इन्होंने क्या किया, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। हमने फर्स्ट अटेम्प्ट को समझ लिया कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट एंटोनी लेवोजर ने किया था, लेकिन इंट्रोड्यूस की बात किया जाए तो हक्सले ने किया था। ठीक है, सेकंड किसने स्टार्ट करा, जर्मन साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उनका, जॉनन डुबर्नियर। कब किया, 1817 में किया। ठीक है, और ये जब खोज कर रहे थे तो उस समय जो थे 31 एलिमेंट्स नोन थे। और ओके, तो इन्होंने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स थे, है ना, जितने भी एलिमेंट्स थे उनको अरेंज कर दिया, है ना। तो अब यहाँ पे बोल सकते हो कि ही अरेंज ऑल द नोन एलिमेंट्स। ठीक है, हम इसको इरेज करके फिर से आपको समझाते हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं जॉनन डुबर्नियर के बारे में, है ना, जॉनन डुबर्नियर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जॉनन डुबर्नियर ने क्या किया, जितने भी नोन एलिमेंट्स थे, है ना, जितने भी नोन एलिमेंट्स थे ऑन दैट टाइम, उन्होंने क्या किया, अरेंज कर दिया। यानी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ही अरेंज ऑल द नोन एलिमेंट्स, है ना, ही अरेंज्ड ऑल द नोन एलिमेंट्स। ठीक है, ऑन दैट टाइम की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी हम लोग बात कर रहे हैं 1817 की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। ही अरेंज ऑल द नोन एलिमेंट्स। ठीक है, ही अरेंज ऑल द नोन एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, है ना। ही अरेंज ऑल द नोन एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, यानी जितने भी नोन एलिमेंट्स थे, ठीक है, जितने भी नोन एलिमेंट्स थे सबको उन्होंने क्या कर लिया, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के आधार पे, ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के आधार पे उन्होंने अरेंज कर दिया। ठीक है, सबसे पहला काम उन्होंने ये किया। और ओके, अच्छा कब किया, तो 1817 में किया। और उस समय कितने एलिमेंट्स अवेलेबल थे इनके पास, 31 एलिमेंट्स अवेलेबल थे। तो सबको उन्होंने भाई अरेंज कर दिया, लेकिन कैसे अरेंज कर दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। चाहे आप इसको ऐसे बोल सकते हो, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेट। एटॉमिक वेट यहां पे लिखना सही होगा, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। ऑल ओके यहां तक। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद इन्होंने तीन तीन एलिमेंट का, ध्यान समझिएगा, तीन तीन एलिमेंट का इन्होंने ग्रुप बनाया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या करा, ही फॉर्म्ड, ठीक है, चाहे ही फॉर्म्ड से अच्छा ही प्रिपेयर, है ना, उन्होंने एक तरह से क्या किया, प्रिपेयर किया, या प्रिपेयर से भी अच्छा यहाँ पे शब्द होगा, है ना, उन्होंने एग्रीगेट करा, ही एग्रीगेट, है ना, उन्होंने क्या करा, एक तरह से एग्रीगेट करा, ही एग्रीगेट थ्री एलिमेंट्स। ठीक है, थ्री एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, है ना, उन्होंने क्या करा, तीन एलिमेंट को लिया, ही एग्रीगेट थ्री एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। ठीक है, ही एग्रीगेट थ्री एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, और उसको उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के आधार पे अरेंज कर दिया। और ओके, ही एग्रीगेट थ्री एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर व्हाट, प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज, और उसको उन्होंने क्या कर दिया, एंड अरेंज देम, और उसको उन्होंने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। और कैसे अरेंज कर दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के आधार पे अरेंज कर दिया। और ओके यहां तक। ठीक है, तो वो जो तीन एलिमेंट्स का जो उन्होंने ग्रुप बनाया, चाहे इसको इस प्रकार से, अगर आपको एग्रीगेट नहीं समझ आ रहा है तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो, ही क्लब्ड, उन्होंने क्लब करा, तीन तीन एलिमेंट्स को उन्होंने क्या कर लिया, क्लब कर लिया। यानी आप तीन एलिमेंट्स का उन्होंने एक तरह से बोलो, आप समझो कि भाई उन्होंने कलेक्ट कर लिया, तीन तीन एलिमेंट्स को ले लिया। ठीक है, और एलिमेंट्स को लेके, कैसे एलिमेंट्स को लिया, उन्होंने वैसे एलिमेंट्स को लिया जिनकी प्रॉपर्टी क्या थी, सिमिलर थी, यानी सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स को उन्होंने ले लिया, और उसको उन्होंने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। कैसे अरेंज कर दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के आधार पर उन्होंने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। और लोग यहां तक, अच्छा यहां तक समझ आ गई बात। उसके बाद उन्होंने नोटिस किया, ठीक है, उसके बाद उन्होंने नोटिस किया कि भाई मान लो कि हमारे पास तीन एलिमेंट है, ए बी सी, हमारे पास तीन एलिमेंट है। ठीक है, ए बी सी हमारे पास कितने एलिमेंट्स हो गए, तीन एलिमेंट्स हो गए, और तीनों एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर है। ठीक है, तीन एलिमेंट्स थी, तीन एलिमेंट्स को उन्होंने चुना, और तीनों एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या थी, सिमिलर थी। ऑल ओके ना। अच्छा, इन तीनों एलिमेंट्स को उन्होंने बोला ट्रैड। ठीक है, इन तीनों एलिमेंट्स को उन्होंने क्या बोला, ट्रैड। अब देखिए, आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि भाई ट्रैड का मतलब क्या होता है, तो आप बता सकते हो, ट्रैड, ट्रैड यानी ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं आपके लिए, ग्रुप ऑफ कितने एलिमेंट्स, थ्री एलिमेंट्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। ठीक है, मतलब तीन एलिमेंट का ग्रुप। ठीक है, ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो तीन एलिमेंट का उन्होंने क्या कर लिया, ग्रुप बना लिया था, और उसको ये भी बात आपको ध्यान रखना होगा कि उसको उन्होंने अरेंज किया था इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के आधार पे। तो ट्राइड का मतलब ये होता है कि भाई ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर
प्रॉपर्टीज। तो उन्होंने क्या करा, 3 एलिमेंट लिया, 3 एलिमेंट का उन्होंने ग्रुप बनाया और उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज मैंने वैसे एलिमेंट का ग्रुप बनाया जिसकी प्रॉपर्टी क्या थी, सिमिलर थी। अच्छा, और कैसे अरेंज कर दिया, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के आधार पे, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के आधार पे उन्होंने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। ठीक है, उम्मीद आपको यहां तक समझ आ रही होगी बात। ठीक है, अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या नोटिस किया कि भाई पहले का और तीसरे का, ठीक है, पहले और तीसरे का जो एटॉमिक वेट का जो एवरेज है, फिर से पहले का और तीसरे का जो एटॉमिक वेट का जो एवरेज है वो दूसरे के एटॉमिक वेट के बराबर है। ठीक है, पहले ये फर्स्ट हो गया आपका, पहले का और तीसरे का जो एटॉमिक वेट का जो एवरेज है, ध्यान से एवरेज है, वो जो है आपका सेकंड वाले के एटॉमिक वेट के बराबर है। ये उन्होंने नोटिस किया और इसका उन्होंने नाम दिया डुबर्नियर ट्रेड्स। और ये जो कॉन्सेप्ट उन्होंने डेवलप किया, इसका उन्होंने नाम दिया डुबर्नियर ट्रेड्स। ठीक है, डुबर्नियर ट्रेड्स यानी इसको हिंदी में अगर बोला जाए तो डुबर्नियर के त्रियक, ट्रेड्स को हिंदी में बोलते हैं त्रियक। ठीक है, उम्मीद आपको यहां तक सारी बातें समझ आ रही होंगी। देखिए फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं। ट्रेड यानी प्रॉपर्टीज ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी एंड ही अरेंज ऑल द 3 एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। और उन्होंने क्या नोटिस किया कि भाई पहले का और तीसरे का, ठीक है, पहले और तीसरे का एटॉमिक वेट का जो एवरेज है वो दूसरे के एटॉमिक वेट के बराबर है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि भाई उन्होंने कौन कौन से ट्रेड लिए। ठीक है, ट्रेड तो तुमको समझ आ गया। अब बात आती है कि उन्होंने कौन कौन से ट्रेड लिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो उन्होंने ट्रेड लिया वो था अल्कली ट्रेड। ठीक है, सबसे पहला जो उन्होंने ट्रेड लिया वो था अल्कली ट्रेड। ऑल ओके ना। अच्छा, उसके बाद जो उन्होंने ट्रेड लिया वो अल्कैलिन अर्थ मेटल, ठीक है, अल्कैलिन अर्थ मेटल ट्रेड लिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने हैलोजन ट्रेड लिया। ठीक है, देखिए हो सकता है कि आपको इन बातों का मतलब नहीं समझ आ रहा होगा। ठीक है, हम एक एक करके आपको समझाते हैं। ठीक है, तो ट्रेड तो उम्मीद आपको समझ आ गया होगा भाई, ट्रेड का मतलब क्या होता है कि भाई ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए तो उन्होंने 3 ट्रेड का यूज किया। ठीक है, सबसे पहला ट्रेड क्या है, ठीक है, सबसे पहला ट्रेड को बोला जाता है अल्कली ट्रेड। ठीक है, सबसे पहला जो ट्रेड होता है उसको क्या बोला जाता है, अल्कली ट्रेड। ठीक है, देखिए उन्होंने 3 ट्रेड लिया और सबसे पहले ट्रेड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अल्कली ट्रेड। यानी सबसे पहले ट्रेड में उन्होंने 3 एलिमेंट्स लिए। सबसे पहला उन्होंने लिया लिथियम। ठीक है, लिथियम लिया। ठीक है, फिर उन्होंने लिया सोडियम, लिथियम, सोडियम और पोटासियम। ठीक है, लिथियम, सोडियम और पोटासियम उन्होंने लिया। ठीक है, ये तो 3 एलिमेंट्स है ना, तीनों का जो एटॉमिक वेट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। यानी इसका होता है 7U, इसका होता है 23U और इसका होता है 39U। ऑल ओके। अच्छा, ये तो 3 एलिमेंट्स हो गए ना, तो तीनों की प्रॉपर्टीज सेम है। अब क्या क्या सेम है प्रॉपर्टी वो देख लो। अब तीनों जो है आपके ये ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं। पहली बात, तीनों जो है आपके ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं। तीनों जो होते हैं आपके मेटल्स हैं। ठीक है, तीनों जो है आपके हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। ठीक है, मेटल्स तो है लेकिन हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, तीनों का अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तीनों का एक होता है ना। तीनों की अगर वैलेंसी देखो तो वैलेंसी भी क्या होती है, एक होती है। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब है कि भाई इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सेम है, यानी सिमिलर प्रॉपर्टीज है। ठीक है, इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, सिमिलर है। यानी तो सिमिलर प्रॉपर्टीज उन्होंने क्या करा, 3 एलिमेंट लिया, तीनों का सिमिलर प्रॉपर्टी था, उसको उन्हें अरेंज कर दिया। और कैसे अरेंज कर दिया, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के आधार पर। देखो पहले है 7, फिर है 23, फिर क्या चाहिए 39। और फिर उन्होंने क्या बताया कि भाई पहले का और तीसरे का चलो एवरेज यानी 7U प्लस 39U बाई 2, तो ये जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 46/2 यानी कितना 23U। यानी ये इसके मास के बराबर आ गया, यानी इसके एटॉमिक वेट के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, डुबर्नियर ट्रेड्स का। और उन्होंने ये पहला ट्रेड लिया और इस ट्रेड को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली ट्रेड। तो ये भी आपने ध्यान में रखना होगा, अल्कली ट्रेड। देखिए अल्कली ट्रेड क्यों बोलते हैं, ये भी आपके मन में प्रश्न आ सकता है। अल्कली ट्रेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि भाई तीनों जो है ना ये अल्कली मेटल्स है। लिथियम, सोडियम, पोटासियम जो है ना ये अल्कली मेटल्स हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं हम लोग इसको, अल्कली ट्रेड बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं ट्रेड 2 की। ये तो ट्रेड 1 की बात हो गई। अब बात करते हैं ट्रेड 2 की, यानी ट्रेड 2 में उन्होंने कौन कौन से एलिमेंट लिए। ठीक है, तो ट्रेड 2 जो है आपका, उन्होंने उसमें 3 एलिमेंट लिए। एक उन्होंने लिया कैल्शियम, है ना, यहाँ पर पूरा नाम लिख देते हैं कैल्शियम। फिर उन्होंने लिया स्ट्रोंटियम। ठीक है, कैल्शियम के बाद उन्होंने लिया क्या चीज, स्ट्रोंटियम। और स्ट्रोंटियम के बाद उन्होंने लिया बैरियम। ठीक है, तो 3 एलिमेंट्स है, तीनों की भी प्रॉपर्टी क्या है आपका, सेम है। ठीक है, तीनों की प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। और इसको भी उन्होंने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया।
कैसे अरेंज कर दिया, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के आधार पे अरेंज कर दिया। ठीक है, ये देखिए इसका होता है 40U। ठीक है, यू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, स्ट्रोंटियम, स्ट्रोंटियम का करीब होता है 88 और इसका होता है आपका 137U। और लोग यहाँ तक तो क्या किया जाए भाई, इसका और इसका एवरेज निकाला जाए। तो एवरेज करेंगे तो 40 प्लस 137/2 और लोग ना जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वो करीब मिल जाएगा 88.5U। यानी ये देखो आप, काफी इसके क्या चाहिए, क्लोज है ना, 88 के काफी क्या है, क्लोज है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, इसी कॉन्सेप्ट को किसने बताया, डुबर्नियर ट्रैट्स ने बताया, डुबर्नियर ने बताया, और इसको क्या नाम दिया गया, डुबर्नियर ट्रैट्स नाम दिया गया। यहाँ भी देखो आप, पहले का और तीसरे का जो एवरेज है वो दूसरे के, देखिए एग्जैक्ट बराबर नहीं है, एग्जैक्ट बराबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन काफी क्लोज है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल बोल सकते हो। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल। चलिए ये तो हो गई बात ट्राइड 2 की। अब बात करते हैं थर्ड ट्राइड की, यानी थर्ड ट्राइड उन्होंने क्या लिया। ठीक है, और ट्राइड उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। तो थर्ड ट्राइड जो लिया उन्होंने वो हेलोजन का लिया। ठीक है, हेलोजन, हेलोजन क्या होता है ना, हेलोजन यानी हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, और जेन यानी जेनस यानी सॉल्ट मेकर। ठीक है, हेलोजन यानी सॉल्ट व्हाट मेकर। और ओके, हेलोजन की क्या खासियत होती है कि भाई ये ग्रुप 17 से बिलोंग करते हैं, है ना, ग्रुप 17 से बिलोंग करते हैं। अच्छा, उसके बाद इनका अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो, है ना, इनका अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7 इनका। ठीक है, वैलेंसी अगर देखो आप तो वैलेंसी इनका होता है 1। ठीक है, और आप ग्रुप 17 से बिलोंग करते हैं, ये पी ब्लॉक से क्या करते हैं, आपका बिलोंग करता है। ठीक है, बाकी के जो दो दो ट्रेड्स थे वो एस ब्लॉक से क्या कर रहे थे, बिलोंग कर रहे थे। ठीक है, अभी हम लोग जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे हम लोग सारी चीजों को समझेंगे, ब्लॉक क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है, सारी हर एक चीज आपको हम कोशिश करेंगे कि आपको छोटी से छोटी बात आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए खैर हम लोग बात करते हैं ट्रेड 3 की। तो ट्रेड 3 क्या था उनका, तो ट्रेड 3 उन्होंने हेलोजन लिया था। ठीक है, तो ट्राइड 3 उन्होंने लिया था हेलोजन, और हेलोजन में कौन कौन सा लिया था, उन्होंने लिया था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आपको याद रख लेना, यहाँ पे हम पूरा नाम भी लिख देते हैं, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन उन्होंने लिया था। फिर Br यानी होता है ब्रोमीन। ठीक है, देखिए तीनों नॉन मेटल है आपकी, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन उन्होंने लिया था। और ओके यहाँ तक। अच्छा, आपको क्लोरीन का एटॉमिक मास आपको ध्यान होगा तो होता है 35.5U। ठीक है, 35.5U। इसका होता है करीब 80U। और ओके ना, और इसका करीब होता है आपका, नहीं आई थिंक इसका जो ब्रोमीन होता है, नहीं सही है, इसका ब्रोमीन का 80 ही होता है, और इसका यानी एक आयोडीन का होता है 127U। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग एवरेज निकालते हैं, यानी पहले का और तीसरे का एवरेज निकालते हैं, और देखते हैं कि भाई क्या बीच वाले के एटॉमिक वेट के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, तो यानी 35.5 को और हम लोग 127 को ऐड करेंगे और बटा में क्या कर लेंगे, 2 करेंगे, तो 2 करेंगे तो हमको मिलेगा 81.25, है ना, हमको कितना मिल जाएगा, 81.25 मिल जाएगा। यानी काफी क्या है, क्लोज है, काफी नहीं लेकिन क्लोज है बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस प्रकार से डुबर्नियर ने बताया कि भाई डुबर्नियर ट्रेड्स है, ये आप बोल सकते हो कि ये पूरा डुबर्नियर ट्रेड्स है। क्या है कि भाई एलिमेंट को, जो भी एलिमेंट है उसको अरेंज करो, आप ट्रेड्स बना लो, ट्रेड्स यानी ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी। और उन्होंने बताया क्या कि भाई पहले का और तीसरे का, ठीक है, जो एवरेज है यानी एटॉमिक वेट का जो एवरेज है वो दूसरे के एटॉमिक वेट के बराबर है। चलिए, ये तो उम्मीद आपको यहां तक समझ आ गई होगी बात। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट क्या था, लेवोजर का, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद आई बात इनका यानी डुबर्नियर का। तो इनका जो कॉन्सेप्ट है इनको भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिला। आप बोल सकते हो कि इनका भी जो कॉन्सेप्ट है इसको भी एक तरह से केमिस्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। आ रही बात समझ में। अब बात आती है कि भाई इनका कॉन्सेप्ट क्यों रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। तो सबसे पहला कारण ये था कि इन्होंने, इनके टाइम में 31 एलिमेंट्स थे, है ना, 31 एलिमेंट्स थे, तो उस हिसाब से इन्होंने करीब 10 ट्रैड्स बनाए थे। ठीक है, करीब 10 ट्रैड्स इन्होंने बनाए थे। ऑल ओके। तो लेकिन इनका जो कॉन्सेप्ट था वो केवल 3 ट्रैड्स पर ही एप्लीकेबल हो रहा था। तो सबसे पहला इनका कारण ये था कि डुबर्नियर ट्रैड्स वाज ओनली एप्लीकेबल, ठीक है, वाज ओनली एप्लीकेबल ऑन 3 ट्रैड्स, यानी इनका जो कॉन्सेप्ट था वो केवल 3 ट्रैड्स पर ही लागू हो रहा था। सबसे पहला कारण ये था। ठीक है भाई, आप जब कोई भी कॉन्सेप्ट आप डेवलप कर रहे हो, आप कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप बता रहे हो तो उस सब पर लागू होना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी है कि भाई एक ही पर लागू होना चाहिए। ठीक है, तो इनका जो कॉन्सेप्ट था आपका केवल 3 ट्रैड्स पर लागू हो रहा था, तो एक ये कारण था रिजेक्ट होने का। ठीक है, बाकी पे लागू नहीं हो रहा था, यानी आप बोल सकते हो कि 7 ट्रैड्स थे उस पर लागू नहीं हो रहा था। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, इनको भरोसा था, ऐसा इनको स्ट्रांगली बिलीव था, जो डुबर्नियर थे, यानी जो उल्फ गैंग, सॉरी जॉर्डन जो डुबर्नियर थे,
है ना, इनको इस बात का इतना भरोसा था कि भविष्य में कोई भी फ्यूचर एलिमेंट, फ्यूचर में नो एलिमेंट वेयर डिस्कवर्ड। ठीक है, इनको इतना भरोसा था, इन्होंने कहा था कि स्टेटमेंट भी है कि उन्होंने कहा था कि इन फ्यूचर नो एलिमेंट्स वेयर डिस्कवर्ड, यानी भाई जितना एलिमेंट खोजोगे बस हो गया, आगे भविष्य में ऐसा एलिमेंट, अब एलिमेंट खोज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन भविष्य में क्या, कुछ दिनों बाद ही एलिमेंट्स का खोज हुआ, और जब एलिमेंट का खोज हुआ तो जो नए एलिमेंट का खोज हुआ उन पर भी इनका कॉन्सेप्ट लागू नहीं हो रहा था। यानी उसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि भाई फ्यूचर एलिमेंट पर भी कॉन्सेप्ट इनका लागू नहीं हो रहा था। ठीक है, तो उसको लिखा जाए, अगर इसको लिखने के तरीके से देखा जाए, किस तरीके से इसको लिखा जाए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि डुबर्नियर ट्रायड्स वाज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, डुबर्नियर ट्रायड्स वाज नॉट एप्लीकेबल ऑन फ्यूचर एलिमेंट्स, यानी जो भविष्य में जो एलिमेंट खोज हुए उस पर भी इनका कॉन्सेप्ट लागू नहीं हुआ। तो सिंपल तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि भाई केवल 3 ट्रायड पर ही लागू हो रहा था। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गई बात डुबर्नियर ट्रायड्स की, तो इसीलिए इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया, इसको भी, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको भी उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिला। और लोग के यहाँ तक उम्मीद आपको सारी बातें समझ आ रही होंगी। तो इनका 3 ट्रायड्स पर लागू हो रहा था, और ये भी आपको ध्यान रख लेना है, और इसका लिमिटेशन क्या क्या था वो भी हमने आपको बता दिया। तो क्या लिमिटेशन था एक बार फिर से, कि 3 ट्रायड पर लागू हो रहा था, और इन्होंने कहा था कि भाई भविष्य में कोई भी एलिमेंट खोज नहीं होगा। और तीसरी बात, इनका जो भविष्य में जो एलिमेंट खोज हुए उस पर भी इनका जो कॉन्सेप्ट है वो लागू नहीं हो रहा था। ठीक है, ये तो हो गई बात, लेकिन ये तो लिमिटेशंस हो गए, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो रिजेक्ट भी हो गया, लेकिन इसका एक बेनिफिट भी मिला। ठीक है, इस मतलब जो डुबर्नियर ट्रायड्स के थ्रू, ठीक है, जितने भी केमिस्ट थे उनको एक बेनिफिट मिला। और वो बेनिफिट क्या था कि सबको एक आइडिया लग गया था कि भाई एटॉमिक वेट जो है ना, एटॉमिक वेट जो है एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, सारे जो भी थे केमिस्ट ऑन दैट टाइम, तो उनको एक आइडिया लग गया था कि भाई एटॉमिक वेट जो है, ठीक है, प्ले अ वाइटल रोल, ठीक है, कैन प्ले अ वाइटल रोल, ठीक है, इन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, एटॉमिक वेट जो है आपका कैन प्ले अ वाइटल रोल इन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो सबको ये आइडिया जरूर लग गया था कि भाई एटॉमिक वेट के थ्रू हमको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप देखोगे, ठीक है, उसके बाद जितने भी क्लासिफिकेशन हुए, ठीक है, यानी उसके बाद जितने भी अटेम्प्ट किए गए, यानी किसके बाद, इनके बाद, यानी डुबर्नियर के बाद। ठीक है, अच्छा, डुबर्नियर का पूरा नाम अगर आप देखोगे तो इनका पूरा नाम था जॉनन वुल्फगैंग डुबर्नियर। ठीक है, इनका पूरा नाम भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो इसके थ्रू एक आइडिया मिल गया कि भाई एटॉमिक वेट जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। उसके बाद जितने भी आपके अटेम्प्ट किए गए, यानी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी अटेम्प्ट किए गए, उसमें एटॉमिक वेट को ही लेके चला गया। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गई बात, आज हमने 2 कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे थर्ड अटेम्प्ट के बारे में, और थर्ड अटेम्प्ट किसने किया था, तो AEB DE चैन कॉटियस ने, ठीक है, इन्होंने अटेम्प्ट किया था। अच्छा, इनके बाद अगर देखा जाए तो इनके बाद जॉनन न्यूलैंड, ठीक है, जॉनन न्यूलैंड ने अटेम्प्ट किया था। तो अगले क्लास में हम लोग इन दोनों अटेम्प्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे भाई ये दोनों हैं क्या, सबसे पहली बात। उसके बाद ये भी रिजेक्ट हो गए। ठीक है, तो भाई इनके क्या क्या लिमिटेशन से हम लोग इसके बारे में बात करेंगे।